विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरे बंगाल में फैली हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन और फिर टीएमसी के गुंडों का आतंक राज। इन सब मामलों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया, लेकिन ममता बनर्जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ममता बनर्जी के हिसाब से पूरे बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं, हर तरफ शांति ही शांति है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी को सारी पोल खुल जाने का डर सताने लगा, तो ममता सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने आदेश को वापस लेने को कहा। असल में चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के 5 जजेस की बेंच ने जांच का आदेश दिया था। आदेश के 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर कर आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। इस याचिका पर सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उसे मामले की सुनवाई से पहले राज्य के विधि सेवा प्राधिकरण यानी SLSA के सदस्य सचिव की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और झड़प और हिंसा की ऐसी शिकायतों पर उठाए गए कदम की जानकारी देने का मौका दिया जाए। जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, उनके साथ मारपीट की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कार्यालयों में लूटपाट की गई। सरकार ने अनुरोध करते हुए कहा कि 18 जून के फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाया जा सकता है। आवेदन में दावा किया गया कि ये आदेश राज्य को SLSA सदस्य सचिव की रिपोर्ट के संबंध में जवाब दाखिल करने का मौका दिए बिना पारित किया गया। राज्य ने जनहित याचिका के निपटारे तक आदेश में दिए कार्यों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति IP मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पीठ ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हर अच्छे मौके पर रायता फैलाने में कांग्रेस के नेता कितने माहिर हैं, इसका अंदाजा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अभिषेक मनु सिंघवी की हरकत से लगाया जा सकता है। योग दिवस के खिलाफ सिंघवी को कुछ नहीं समझ आया तो ओम के पीछे पड़ गए और अपनी सियासत करने लगे। सिंघवी ने ट्वीट किया और कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। बाबा रामदेव ने सिंघवी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। सिंघवी की इस टिप्पणी को देश का माहौल खराब करने वाला बताते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुटभैये नेता के ट्वीट से मान्यता खत्म नहीं होगी। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। बाबा रामदेव ने सिंघवी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। खुदा अल्लाह भगवान परमात्मा सब एक हैं। ऐसे में किसी को ओम बोलने से क्या दिक्कत है, और हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे, और ओम कोई व्यक्ति या मूर्ति नहीं है। मुझे लगता है कि इन सभी को योग करना चाहिए, फिर इनको एक ही ओम, एक ही परमात्मा का नूर दिखेगा। पूरे विश्व में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि सितंबर 2014 में उन्होंने UNGA को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया और उसी साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र ने 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इन सब के दौरान ओम को बदनाम करने में लगे हैं। आयुष मंत्रालय ने 2015 में प्रथम योग दिवस की तैयारियां की थी। अब जब 7 वर्ष से इसे मनाया जा रहा है तो कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही। मोदी सरकार के प्रयासों से भारतीय परंपरा पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिनचर्या के लिए योगदान दे रही है। तभी सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान ये भी नहीं सोचा कि योग और ओम को बदनाम करने की कोशिश करके वो न सिर्फ भारतीय पुरातन परंपरा का अपमान कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में PM मोदी ने राष्ट्र के प्रति जो सकारात्मक माहौल बनाया है उसमें नकारात्मकता घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे वो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी पार्टी कांग्रेस के चुनावी भविष्य को भी अधर में डाल रहे हैं। 62 वर्षीय अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में बता दें कि 2006 से लगातार राज्यसभा के सांसद हैं। मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिंघवी के पिता लक्ष्मीमल सिंघवी जैन इतिहास और संस्कृति में पारंगत थे। ऐसे में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इन चीजों के प्रति जानकारी रखते होंगे। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़े व्यक्ति को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। हालांकि सिंघवी का अश्लील वीडियो भी वायरल हो चुका है और हाल ही में एक वर्चुअल सुनवाई में वो अधरंगे बैठे हुए दिखे।
सबसे पहले बता दें कि योग के साथ ओम शब्द का इस्तेमाल सामान्य है। ये सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म के इस सबसे पवित्र शब्द को बौद्ध, जैन और सिख भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वैदिक संस्कृति से आया ओम उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों, संहिताओं का एक अभिन्न अंग है। योग की शिक्षा लेने वालों को सबसे पहले ओम का महत्व समझाया जाता है। पूरे विश्व, स्वर्ग, पाताल और संपूर्ण संसार के एकत्व का प्रतीक है ओम। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के पोर्टल पर प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ओम का उच्चारण करने से एक मानसिक सजगता का भाव आता है। साथ ही इससे शरीर को शांति मिलती है। साथ ही ये सेंसरी ट्रांसमिशन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। योग के जनक पतंजलि ने अपने सूत्र को ओम को ईश्वर बताया है। ओम शब्द से ईश्वर और मन पर प्रभाव को लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी एक ओम को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब का पंगा खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से दिए गए मंत्री पद के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन साथ ही उन्होंने गांधी वाड्रा की पोल भी खोल दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को झूठा कहने के साथ सिद्धू ने यह भी कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रशांत किशोर को लगाया गया था। प्रशांत किशोर से मैंने 60 बार मुलाकात की, तब जाकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हर दिन झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा, पंजाब का सिस्टम राज्य के 2 ताकतवर परिवार चला रहे हैं और इसी में बदलाव लाने के उद्देश्य से वो राजनीति में आए हैं। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने राज्य में मंत्री का पद का ऑफर ठुकरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के 2 ताकतवर परिवार अपना हित साधने के लिए विधायिका को बदनाम कर रहे हैं और राज्य के हित को ताक पर रख रहे हैं। सिद्धू का इशारा बादल परिवार और पटियाला राज घराने की तरफ था। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने उनसे 60 बार मुलाकात की, तब जाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैंने प्रशांत किशोर को कह दिया था, मेरा झुकाव पंजाब की तरफ है। जिन 56 सीटों पर मैंने चुनाव प्रचार किया, उनमें से 54 पर पार्टी को जीत मिली। 10 सालों में रेत की नीलामी में मात्र 10 करोड़ रुपए ही जमा किए गए, जबकि पंजाब में 3 बड़ी नदियां हैं। ये रुपया आखिर जा कहां रहा है? मैंने कैप्टन की सरकार से कहा कि वो रेत का दाम तय करके इसे सरकारी दर पर बेचे, लेकिन सिस्टम ने मुझे ना कह दिया कि पंजाब कैबिनेट में सिद्धू को रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर विभाग का मंत्री बनाया गया था। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के विकास को लेकर उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ये लोगों को भ्रमित किया गया है। साथ ही पूछा कि पंजाब में अब तक बिजली सस्ती क्यों नहीं हुई। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास बुलाकर उन्हें मंत्री पद की पेशकश की गई, लेकिन वो पद की इच्छा नहीं रखते हैं। उन्होंने 2 कांग्रेस विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने का आरोप लगाया और कहा उन्होंने आलाकमान की कमेटी के सामने अपनी बात रख दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सिद्धू उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय चाहते हैं, जिसके जवाब में सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी उन्हें जोड़ा था, पर साबित नहीं कर पाए। उन्होंने ड्रग्स और कर्ज माफी पर राज्य सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगा, लेकिन सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई के बीच अरविंद केजरीवाल का खेल खराब होता दिखने लगा। केजरीवाल के अमृतसर दौरे से पहले वहां यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल वापस जाओ के पोस्टर्स पूरे शहर में लगवा दिए। अमृतसर में केजरीवाल पहले दिल्ली सुधारो लिखा हुआ है। इधर अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया। अकाली दल और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी राज्य में पांव जमाने में लगे हैं। सिद्धू को अलग थलग करने के लिए अब सीएम अमरिंदर सिंह अपने पुरानी विरोधी और पूर्व पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बाजवा से मुलाकात की बात कही, लेकिन बाजवा सिद्धू की तारीफ करने में लगे हैं। उन्होंने सिद्धू को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि सभी चाहते हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन शीर्ष तक पहुंचने में समय लगता है। और हाल ही में सीएम अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के 3 निलंबित विधायकों को पार्टी में शामिल कर अपने खेमे को मजबूत कर लिया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी बड़ी अकड़ और हनक के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका पेश कर उसके पिछले फैसले को बदलने की मांग कर रही थी। ममता बनर्जी की सरकार ये चाहती थी कि चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की जांच मानवाधिकार आयोग न करे, बल्कि ये काम ममता बनर्जी अपने चिले चपाटों से ही करवाएं। लेकिन हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को लेने के देने पड़ गए। कोर्ट ने अपना फैसला तो बदला नहीं, उल्टा बंगाल सरकार की ऐसी तैसी कर दी।
और याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कराने के अपने आदेश को वापस लेने या उस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हिंसा की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एनएचआरसी के पैनल को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि किसी तरह की बाधा इसमें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा, हिंसा के मामले में ठोस कदम उठाने में राज्य सरकार विफल रही है। इस बीच महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कोर्ट के आदेश पर 23 दिन के लिए रोक लगाने की मांग की। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोपों के कारण ही एनएचआरसी को आना पड़ा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में उसके ही आदेश को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। दरअसल कोर्ट ने 18 जून 2021 को राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह सचिव ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों से निपटने के लिए एक मौका देने का अनुरोध किया था। याचिका में ममता सरकार ने हाईकोर्ट से एनएचआरसी या किसी दूसरी एजेंसी को हिंसा की जांच सौंपने से पहले इस मामले में राज्य के अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने हिंसा के मामले में कड़े कदम उठाने का दावा किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने विस्थापितों की शिकायतों का कोई जवाब तक नहीं दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद की हिंसा पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उस दौरान राज्य में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई और एसआईटी से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस बनर्जी ने कहा, मुझे इस मामले को सुनने में कुछ कठिनाई हो रही है। इस मामले को दूसरी पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इसी के साथ वो इस मामले की सुनवाई से अलग हो गई। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर सत्ता का मजा दशकों तक लूटने वाले शरद पवार अब कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। शरद पवार ने देश की सियासी बिसात पर एक साथ कई मोहरे चल दिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को आमने सामने कर वे दिल्ली पहुंच गए और पहले केरल के नेताओं से बात की। केरल में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को किसी तरह से एनसीपी में लाने की योजना तो पहले से ही चल रही थी। अब उसे नया रूप और आकार देने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर वो ये है कि पवार विपक्षी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बैठक में कांग्रेस का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा। बैठक में क्या कुछ होगा, इसकी तैयारी वे प्रशांत किशोर के साथ बैठकर पहले ही तय कर चुके हैं। जाहिर है निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है और पवार की कोशिश राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के सामने एक दूसरे विपक्षी नेता को आगे करने की। प्रशांत किशोर और शरद पवार दोनों की राय राहुल गांधी को लेकर एक जैसी ही है। सूत्र बताते हैं कि यही वजह है कि पवार की ये बैठक बेहद खास है। असल में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ 2018 में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रमंच का गठन किया था। सिन्हा अब टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली में पवार के आवास पर होने वाली बैठक में शरद पवार और यशवंत सिन्हा के अलावा कुछ और नेता भी शामिल होंगे। बैठक से जुड़े एक नेता ने कहा कि शरद पवार राष्ट्रमंच को सुझाव देंगे। हालांकि राष्ट्रमंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके माध्यम से किसी तीसरे विकल्प की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रमंच में सरकार के खिलाफ राजनीतिक समेत अन्य मसलों पर चर्चा होती है। शरद पवार पहली बार राष्ट्रमंच की बैठक में शिरकत करेंगे। ऐसे में राष्ट्रमंच के फैसले और गतिविधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राजनीतिक रूप से कुछ और पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मसलन हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से लंबे वक्त तक चली और उसके बाद अब राष्ट्रमंच की बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक में पवार और प्रशांत के बीच राष्ट्रमंच पर बातचीत की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, राष्ट्रमंच की स्थापना करने वाले यशवंत सिन्हा अब टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं और बंगाल में टीएमसी की जीत हुई, जिसमें प्रशांत किशोर की भूमिका भी अहम रही।
पहले और दूसरे पहलू को एक साथ देखें तो पर्दे के पीछे कुछ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रमंच पर ममता बनर्जी की मुहर पहले से है। पूर्व की बैठकों में टीएमसी से दिनेश त्रिवेदी हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन अब वे टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं और यशवंत सिन्हा अब टीएमसी में हैं। ऐसे में टीएमसी के प्रतिनिधि के तौर पर और राष्ट्रमंच के संस्थापक के तौर पर वो बैठक में मौजूद रहेंगे। साल 2018 में यशवंत सिन्हा ने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा के लिए राष्ट्रमंच शुरू किया था। इसमें विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं के अलावा गैर राजनीतिक लोग भी हिस्सा लेते रहे हैं। राष्ट्रमंच का मकसद केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना है। पूर्व में बतौर तृणमूल कांग्रेस सदस्य दिनेश त्रिवेदी, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, सांसद माजिद मेमन, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता और जेडीयू नेता पवन वर्मा राष्ट्रमंच की बैठक में शामिल हो चुके हैं। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को अपने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल में जारी हिंसा को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच दल गठित करने के आदेश को पलटने से कोलकाता हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और ममता सरकार को फटकार भी लगाया। उच्च न्यायालय के इस आदेश पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे पीड़ितों का भरोसा मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं अदालत का आभार प्रकट करती हूं। उसके इस फैसले की वजह से उन लोगों को भरोसा मिलेगा जिसका उत्पीड़न हुआ है, जिनके परिवारजनों के कत्ल हुए हैं और महिलाओं के रेप हुए हैं, उन लोगों को न्याय मिल सकेगा। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई सीएम लोगों को इसलिए मरते हुए देख रही है क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए ईरानी ने कहा कि महिलाओं को घर से निकाल कर ले जाया जा रहा है और उनका खुले में रेप हो रहा है, चाहे वह दलित महिला हो या फिर आदिवासी। एक 60 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और बताया कि कैसे उनके 6 साल के पोते के सामने रेप किया गया, सिर्फ इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि वह बीजेपी की वर्कर हैं। ममता बनर्जी चुप रहकर और कितने रेप होते देखेंगी। ममता दीदी खुद एक महिला हैं और उनके राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, साथ ही वीडियो भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वह चुप रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला दुष्कर्म के बाद आपसे मदद मांग रही है तो क्या आपकी आंखें नम नहीं होंगी? क्या आपको दुख नहीं होगा? अगर लोग दया की भीख मांग रहे हैं और ममता बनर्जी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो क्या सरकार को केवल दर्शक बनकर रहना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि दीदी, आपके हाथ पहले तो खून से सने हुए थे, लेकिन अब आपके दामन पर महिला अत्याचार का भी दाग लग गया है। ईरानी ने कहा कि उस राज्य में आम लोग कैसे सेफ हो सकते हैं जहां केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाते हैं। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि खुद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बताने वाले लोगों से भी मेरा सवाल है कि आखिर वे लोग रेप का शिकार हुई महिलाओं को न्याय की मांग के लिए प्रेस क्लब के बाहर कोई जुलूस क्यों नहीं निकालते हैं। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने 18 जून के उस आदेश पर रोक से खारिज कर दिया है जिसमें मानवाधिकार आयोग को हिंसा के मामलों की जांच के लिए टीम गठित करने और जांच की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे देश में पहली बार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हजारों लोग अपने घरों या गांवों को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और ममता बनर्जी एवं टीएमसी से माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि वे धर्म परिवर्तन के लिए भी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।